हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी का कोई सा एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी। सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए सवालों पर आधारित हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी में वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके जीएस के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, प्लेइंग इट माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है, और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सुरेश रैना की है, युवराज सिंह की है, सचिन तेंदुलकर की है, मिल्खा सिंह की है। दोस्तों आपको बता दें, प्लेइंग इट माई वे ये दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है सचिन तेंदुलकर जी की। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम दोस्तों बात करें सुरेश रैना की तो इनकी एक दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है बिलीव। कौन सी? बिलीव। बिलीव ये किसकी है? सुरेश रैना की है। युवराज सिंह की दोस्तों कौन सी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या है दोस्तों? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? युवराज सिंह की। द रेस ऑफ माई लाइफ ये कौन सी है दोस्तों? द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की है। ये चारों ऑटोबायोग्राफी महत्वपूर्ण है, इनको आप याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा बोला गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। दोस्तों आपको बता दें ये सवाल एसएससी में पूछा गया था और ये भाग 3 को हम संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों है? तो क्योंकि दोस्तों इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। किसका? मौलिक अधिकार। अगर आपसे पूछे मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में है तो आप बोलेंगे भाग नंबर 3 में। और मौलिक अधिकार दोस्तों ये कहाँ से लिए गए हैं? तो आप सब जानते हैं अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार दोस्तों आर्टिकल 12 से 35 यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार। अगर आपसे पूछे भाग 2 इसे क्या है? इसमें दोस्तों सिटीजनशिप है यानी कि नागरिकता का उल्लेख है। भाग 4 में क्या है? तो दोस्तों आपको याद होगा डीपीएसपी। क्या है? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कौन से भाग में है? भाग 4। और इनका आर्टिकल कौन सा है? तो आपको याद होगा आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी का उल्लेख है। और दोस्तों आपको एक राज की बात बताता हूँ, एसएससी में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में लगभग एक सवाल अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आपसे पूछा जाता है। अगर आप एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम देने वाले हैं जो कि अभी हाल ही में कंडक्ट होने ही वाला है कुछ दिनों में, तो दोस्तों आर्टिकल 36 से 51 के बीच में पढ़कर जाइएगा। 100% आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? हर परीक्षा का पूछा गया सवाल है। 1956, 1976, 1978, 1992। दोस्तों आपको बता दें हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 1976 में होता है। और हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए जाते हैं। इसको आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। अगर आपसे पूछे 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जो कि 1976 में हुआ था। और इसका अनुच्छेद कौन सा था? अनुच्छेद 51A। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और दोस्तों आपको बता दें हमारी प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है और यह इसी समय हुआ था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो दोस्तों सवाल पूछा जाता है हमारे प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और दोस्तों शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन जीव हो गया, माप तौल हो गया, इन सबको समवर्ती सूची में डाला गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये दोस्तों जितनी जानकारी मैंने आपको बताई है सारी जानकारी आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए। यहीं से सवाल आपको देखने को मिलेगा। 1978 को दोस्तों क्या हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 44वां संविधान संशोधन है।
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल कर विधिक अधिकार में डाला गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, एंटीमोलॉजी कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जो कैंसर का अध्ययन होता है इसको हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी। और दोस्तों ये 4 फरवरी को मनाते हैं हम। कब? 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑन्कोलॉजी कहते हैं कैंसर के अध्ययन को। आपको बता दें दोस्तों, कैंसर ना तो दोस्तों वायरस से होता है, ना बैक्टीरिया से होता है, ना दोस्तों फंजाई से होता है। याद रखिएगा, कैंसर जो है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से होता है। कंफ्यूज मत होइएगा। ऑर्निथोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो दोस्तों इसके अंदर पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका? हम इसके अंदर पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी के अंदर। अब दोस्तों आपको याद होगा एंटीमोलॉजी, इसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका? कीटों का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी में हम दोस्तों कोशिका का अध्ययन करते हैं। किसका? कोशिका का अध्ययन करते हैं। और कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपको याद होना चाहिए, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी कोशिका की खोज। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का था? हरियाणा, केरल, नई दिल्ली, बिहार। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। सबसे अधिक लिंगानुपात आपसे पूछा गया है तो आपको याद रखना है केरल आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जो लिंगानुपात था वो दोस्तों माफ कीजिएगा, सबसे अधिकतम लिंगानुपात था वो केरल का था। लेकिन सबसे न्यूनतम अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछे सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का था तो आप बोलेंगे हरियाणा का। अब यहीं से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है दोस्तों आपका बिहार। बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ की थी? अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व। लेकिन सवाल अगर ऐसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप आंसर नई दिल्ली लगाकर आएंगे। ये कुछ सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं। साक्षरता दर तो बच्चा जानता है, केरल की सबसे ज़्यादा है, बिहार की सबसे कम है। लेकिन सवाल दोस्तों आपसे ये जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात यहाँ से पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, 16 महाजनपद की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अंगुत्तर निकाय से, उत्तरोत्तर निकाय से, जैन साहित्य से, इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों आरओ जैसी परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। 16 महाजनपद की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर क्लास को आप पहली बार देख रहे हैं तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। 100% आपको 80 से 85% जीके इन क्लासेस से देखने को मिलेगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? यानी कि दोस्तों 16 महाजनपद हैं आप सब जानते हैं, लेकिन कुछ महाजनपद हैं जिनकी राजधानी आपसे पूछी जाती है। जैसे कि गांधार क्या होगी? वज्जी होगी, उज्जैन होगी, तक्षशिला होगी कि पोतन होगी? तो याद रखिएगा, गांधार महाजनपद की राजधानी दोस्तों तक्षशिला थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ये दोस्तों पोतन किसकी थी? अशमक, इसकी राजधानी क्या है? पोतन। अब दोस्तों ये वज्जी किसकी थी? वज्जी वैशाली की राजधानी थी। इसको भी आप लिखेंगे। सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं, सारे सवाल आपको नोट करने हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? जल्दी से बताइएगा। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल और बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। महावीर स्वामी है, ऋषभ देव है, पार्श्वनाथ है कि भद्रबाहु हैं? दोस्तों सवाल सही से पढ़िएगा। जैन धर्म के अगर संस्थापक पूछे जाते तो आप आंसर लगा के आते महावीर स्वामी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो आप आंसर लगाएंगे ऋषभ देव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने? 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के अंदर, जिसमें से दोस्तों आपको याद होगा पहले तीर्थंकर कौन है? आपका ऋषभ देव। और दोस्तों 23वें तीर्थंकर कौन है? 23वें पार्श्वनाथ।
24वें तीर्थंकर कौन है? 24वें और आखिरी ये है दोस्तों आपका महावीर स्वामी, याद रखिएगा। और महावीर स्वामी को जिन के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इनको? जिन। ये सवाल यूपी SSSC पैट की परीक्षा में पूछा गया। अच्छे बच्चों दोस्तों चक्कर में पड़ गए कि सवाल आया कहाँ से है। आप लूसेंट उठा के देखिएगा, उसमें भी दोस्तों ये कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं मिलेगा आपको इस शब्द का, जिन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी को जिन कहते हैं, जिन का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका यूपी SSSC पैट में पूछा गया था। इसका अर्थ पूजनीय होता है, विजेता होता है, सन्यासी होता है कि बंधनहीन होता है? दोस्तों आपको बता दें, महावीर स्वामी को जिन कहते हैं और जिन का उस समय अर्थ होता था विजेता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे प्राचीनतम वेद किसको माना जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैदिक दोस्तों सभ्यता से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, आप कोई सा एग्जाम देने वाले हों। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। दोस्तों आपको बता दें सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है ऋग्वेद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से दोस्तों एक सवाल और बनता है, वेद त्रयी कौन दोस्तों? वेद त्रयी। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? तो दोस्तों आपको बता दें ये ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है, सामवेद आता है। ये तीनों वेद वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये अथर्ववेद है, ये वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको याद रखना है कौन से वेद वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और कौन सा वेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है? तो आप बोलेंगे अथर्ववेद। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? सवाल सही से पढ़िएगा, यहाँ पर चंद्रगुप्त नहीं पूछा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान आया था, अलबरूनी आया था, इब्न बतूता आया था कि ह्वेनसांग आया था? दोस्तों आपको बता दें जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इसके समय दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब दोस्तों आपको याद होगा इब्न बतूता, ये किसके समय आया था? तो आपको दोस्तों याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था इब्न बतूता। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का, मोरक्को का निवासी था। और इसकी एक बहुत फेमस पुस्तक है रहेला। ये तीनों सवाल आपको याद रखने हैं। सवाल नंबर 1 दोस्तों, ये इब्न बतूता किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। रहेला इसकी पुस्तक है। ह्वेनसांग ये दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कौन से? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये चंद्रगुप्त के दरबार में कौन आया था, तो आप बोलेंगे मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज। और दोस्तों इंडिका पुस्तक किसकी है? कमेंट में छाप कर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन ऐसे रखे हैं बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको 3 से 4 सवाल बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से बताइएगा। कुंडग्राम में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, पावापुरी में हुआ था कि सारनाथ में हुआ था? दोस्तों आपको बता दें महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर दोस्तों केवल वैशाली लिख के आता तो भी आपका ये सही आंसर होगा। या तो वैशाली लिख कर आए या कुंडग्राम लिख कर आए। ये दोस्तों महावीर स्वामी के जन्म स्थान हैं। और दोस्तों इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। याद रखिएगा, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। और महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो आप सब जानते हैं सिद्धार्थ। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहली जैन संगति कहाँ पर हुई थी? ये लीजिए एक और लल्लन टॉप क्वेश्चन, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। दोस्तों पहली जैन संगति, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चारों मैं आपको बताता हूँ। पहली बौद्ध संगति हुई थी, पहली जैन संगति हुई थी आपकी दोस्तों कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। तो आपका राइट आंसर क्या? माफ कीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों जैन संगति पूछी गई है, न कि बौद्ध संगति। दोस्तों जो पहली जैन संगति हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी पहली जैन संगति। और दूसरी वाली कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में। ये दोस्तों दूसरी जैन संगति हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? अच्छा क्वेश्चन है। सारनाथ में, श्रावस्ती में, कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में? तो दोस्तों आप सब जानते हैं महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और दोस्तों अपना पहला उपदेश देने की घटना क्या कहलाई थी? अभिधम्म चक्र। इसको आप कहीं पर लिख लें, अभिधम्म चक्र। महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, अपना घर छोड़ दिया था।
उसको दोस्तों क्या कहा गया था, महाविनिष्क्रमण। और अपने प्राण त्यागने की घटना क्या कहलाई थी, महापरिनिर्वाण। इन चारों चीज़ों को आपको याद रखना है, सवाल पूछे जाएंगे आपकी परीक्षा में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो मैंने अभी आपको बताया लुम्बिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपको दोस्तों बौद्ध संगति और जैन संगति दोनों याद रखनी है, परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती हैं, स्टार लगा लीजिएगा। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। दोस्तों आपको बता दें जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो आपकी हुई थी राजगृह में। दूसरी वाली कहाँ हुई थी, वैशाली में। तीसरी वाली कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। चौथी वाली कहाँ हुई थी, कुंडलवन, कश्मीर में। इसको आप लिख लेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अब दोस्तों कुछ चीजें आपको और बताता हूं। पहली बौद्ध संगति किसके समय हुई थी, अजातशत्रु। किसके समय हुई थी, अजातशत्रु के समय हुई थी पहली बौद्ध संगति। दूसरी वाली दोस्तों कालाशोक, दूसरी वाली बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक। तीसरी वाली अशोक के समय हुई थी। और चौथी वाली कनिष्क के समय हुई थी, कनिष्क। इसको आप लिख लेंगे, अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है। तो दोस्तों बच्चा जानता है, ये 14वें शिलालेख में है। किसमें, 14वें शिलालेख। जल्दी से बताएं दोस्तों, 13वें शिलालेख में है कि 14वें में है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसका आंसर आपको देना है, जल्दी से इसको कंफर्म करेंगे। 13वें शिलालेख में कि 14वें, आई थिंक 14वें शिलालेख में, इसको आप रीचेक कर लेंगे खुद से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुतुब मीनार को रिनोवेट किसने कराया था। बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इस सवाल में। कुतुब मीनार को बनवाया किसने था, तो आप सब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था, इसको बनवाया था। और इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। और फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिनोवेट कराया था। ये तीनों सवाल परीक्षाओं में बदल कर पूछे जाते हैं, तो गलती मत कीजिएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, और उसको रिनोवेट कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक, औरंगजेब, या फिर खिलजी खां, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने लक बख्श की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों खिलजी खां आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। दोस्तों औरंगजेब ने दोस्तों कौन सी दोस्तों उपाधि धारण की थी, जल्दी से बताएं दोस्तों। औरंगजेब, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, जल्दी से आपको कमेंट कर बताना है। इसकी 1 से 2 उपाधियां बहुत फेमस हैं, जल्दी से बताइएगा। एक तो दोस्तों जिंदा पीर, मुझे याद आ रहा है जिंदा पीर, ये औरंगजेब को कहते थे। 1-2 उपाधियां और हैं, जल्दी से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ सवाल। विटामिन B1, B3, B12, B4। दोस्तों आपको बता दें विटामिन B3 की कमी से दोस्तों होता है पेलाग्रा रोग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। विटामिन B12, इसमें दोस्तों कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट। अगर आपसे पूछे कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन पाई जाती है, विटामिन B12। और इसका रासायनिक नेम क्या है, साइनोकोबोलिन। साइनोकोबोलिन, ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। आज का अगला और अंतिम सवाल है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है, जल्दी से बताएं। वॉशिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट का, पोटेशियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। दोस्तों जल्दी से बताएं क्या होगा वॉशिंग सोडा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, पोटेशियम कार्बोनेट होगा, या फिर सोडियम कार्बोनेट होगा। दोस्तों आपको बता दें ये होगा सोडियम कार्बोनेट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप रीचेक कर लेंगे खुद से। अगर दोस्तों आज की क्लास पसंद आई है, आज के दोस्तों क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, तो क्लास को दिल से लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों पिन करके रखा हुआ है, जाइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी PDF आपको दोस्तों वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस YouTube चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।